आज दिव्या का ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने वाला था। उसे उम्मीद थी कि उसके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। वो खुशी से चहकती हुई अपने कॉलेज पहुंची और अपने दोस्तों से बातें करने लगी। इसके बाद हम सब ना जाने कहाँ कहाँ होंगे, कौन क्या करेगा भगवान जाने। उसकी फ्रेंड बोली, तुम लोगों का तो पता नहीं, मेरी तो फिक्स है शादी। शादी के बाद पति और ससुराल से छुट्टी मिली तो अपने ग्रुप में हाय बाय भी कर लूंगी। दिव्या बोली, मैंने तो सोच लिया है कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगी, देश की सेवा करूंगी। शादी वादी के लिए अभी बहुत उम्र बाकी है, 21 के ही तो हुए हैं अभी हम लोग। उसकी एक और फ्रेंड बोली, तुम्हारे पापा मान जाएंगे क्या? कितनी मुश्किल से तो उन्होंने तुम्हें कॉलेज भेजा था। उसकी बात सुनकर दिव्या ने कहा, तब की तब देखेंगे, मनाएंगे हम अपने पापा को, और क्या। चल अभी हम अपने रिजल्ट्स देखते हैं, जो करना होगा सब बाद में करना। फिर तीनों अपने अपने रिजल्ट्स देखने पहुंची। दिव्या के 80% मार्क्स थे, पहली लड़की के 62% और दूसरी लड़की के 65% मार्क्स थे। दिव्या बहुत ही ज्यादा खुश थी। देखना, इतने मार्क्स देखने के बाद पापा पक्का मान जाएंगे, दिव्या बोल पड़ी। अब अपने अपने घर पहुंची। घर जाने के बाद दिव्या ने देखा कि उसकी दीदी रश्मि आई थी। दीदी आज अकेले अकेले कैसे आ गई? जीजाजी कहाँ हैं? उन्हें कुछ जरूरी काम था इसलिए वो नहीं आ पाए, कल आएंगे वो लड़के वालों के साथ, रश्मि बोली। लड़के वालों के साथ मतलब? दिव्या सोचती हुई अपनी दीदी से पूछती है। कल मेहमान जी कुछ लोगों को साथ लेकर आ रहे हैं तुम्हें दिखाने के लिए। फोटो में तो तुम उन्हें पसंद हो, बाकी कल बात तुम्हारी पक्की हो जानी चाहिए, दिव्या की माँ बोली। पर पापा, आपने तो बोला था ना कि मेरे मार्क्स अच्छे आए तो आप मुझे IAS की तैयारी करने देंगे। फिर ये क्या, देखिए मेरे 80% मार्क्स आए हैं। प्लीज़ पापा ऐसा मत कीजिए, दिव्या रोते हुए बोलने लगी। वो सब बीती बातें हैं, कल चुपचाप तैयार हो जाना अच्छे से, पापा बोले। पर पापा, जाओ जाकर मुंह धो लो, चेहरा काला काला हो गया है धूप में, दिव्या की बात बीच में ही काटकर माँ ने उसे बोला। वो चुपचाप उठकर वहां से चली गई और कमरे में खुद को बंद करके रोने लगी। रात को उसने खाना भी नहीं खाया। अगली सुबह 10 बजे दिव्या के जीजाजी कुछ लोगों के साथ पहुंचे। नाश्ता पानी करने के बाद दिव्या चाय लेकर आई, साथ में रश्मि भी थी। दिव्या थोड़ी सी सांवली थी पर उसके चेहरे की बनावट ऐसी थी कि वो काफी सुंदर दिखती थी। लड़के वालों ने तो दिव्या की फोटो देखने के बाद ही उसे पसंद कर लिया था, लेकिन फिर भी वो सामने से देखना चाहते थे ताकि लड़की की कोई कमी हो तो दिख सके। दिव्या उन्हें बहुत पसंद आई। जीजाजी के मोल तोल के बाद एक बाइक और 5 लाख रुपए नकद के साथ दिव्या की शादी तय हो गई। अगले 10 दिनों के बाद ही सगाई की रस्म रखी गई थी। शाम को दिव्या अपनी दीदी और जीजाजी को समझाती रही कि अभी बहुत समय है शादी के लिए, मुझे एक बार IAS की तैयारी कर लेने दीजिए। अगर नहीं हुआ तो आप लोग जहां और जिससे बोलेंगे मैं शादी कर लूंगी। दिव्या की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ दीदी और जीजाजी पर। उल्टा वो लोग उसे समझाते रहे कि लड़का बैंक में है, शहर में रहता है, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। समझने समझाने का सिलसिला सगाई की रस्म के दिन तक चलता रहा। सगाई की रस्म अच्छे से हो गई। दिव्या समझ चुकी थी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद दिव्या अब दिन भर अपने कमरे में ही रहती थी। माँ उसे कहीं जाने ही नहीं देती थी। दिव्या दिन भर अपने कमरे में बैठकर IAS की तैयारी करने के लिए उससे जुड़ी हुई किताबें पढ़ती और टेस्ट देने लगी। 2 महीने बाद दिव्या की शादी की तारीख भी रखी जा चुकी थी। इन 2 महीनों में दिव्या अपनी तैयारी में व्यस्त रही और सोचती रही कि अगर शादी हो गई तो वो अपने सपने कैसे पूरे करेगी, क्योंकि उसके होने वाले पति करण ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि वो घर में ही रहने वाली है, काम धंधा मैं कर लूंगा। हमारे यहाँ की औरतें बाहर काम नहीं करती। दिव्या काफी परेशान रहने लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। दिव्या की शादी के अगले ही दिन UPSC के प्री एग्जाम की डेट थी। तिलक की रस्म होने के बाद दिव्या को हल्दी लगाई जा रही थी। अगले दिन बारात आने वाली थी। दिव्या बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन वो अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पा रही थी। उसकी दोनों सहेलियां भी उसे यही बोल रही थी कि IAS छोड़ो और करण की पत्नी बन जाओ। शाम में बारात आने तक दिव्या ने फैसला कर लिया कि वो इस शादी से भाग जाएगी। घर परिवार की इज्जत जाए तो जाए। उसने खुद को अपने कमरे में बंद किया और एक लेटर लिखने लगी। लेटर लिखने के बाद उसे दुल्हन के कपड़ों के ऊपर रखा और वहां से किसी तरह बचती बचाती निकल गई। जयमाला की रस्म की तैयारी होने लगी थी। रश्मि और माँ दिव्या को लेने उसके कमरे में पहुंचे। बिस्तर पर दुल्हन के कपड़े पड़े थे और दिव्या वहां नहीं थी। रश्मि ने तुरंत जीजाजी को बुलाया। जीजाजी तुरंत बाहर भागे और कुछ लोगों के साथ दिव्या को खोजने निकल पड़े। माँ पापा के साथ रश्मि लेटर पढ़ने लगी। प्यारे मम्मी पापा, मैं आपकी दिव्या, अपनी मर्जी से मैं ये
शादी और घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने आप लोगों को कितना समझाया कि मुझे IAS की तैयारी करनी है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं जा रही हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर। जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगी उस दिन मैं पक्का वापस आ जाऊंगी। नहीं बनी तो इस दुनिया को छोड़ दूंगी। मैं अपना ख्याल खुद से रख लूंगी। माँ तुम चिंता मत करना, तुम सिर्फ पापा का ख्याल रखना। उन्हें ज्यादा चिंता करने मत देना, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। दीदी मैं शायद ही आपको माफ कर पाऊं, क्योंकि मेरी शादी की चिंता आपको ही सबसे ज्यादा थी। मानती हूँ कि आपके सपने भी होंगे, लेकिन आपने उन सपनों को अपनी साइड में दबा लिया। मुझसे ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए मैं जा रही हूँ अपने सपने पूरे करने। आपकी लाडली दिव्या। पत्र पढ़ने के बाद माँ वहीं पलंग पर गिर पड़ी। रश्मि की आंखों में आंसू थे। पापा जहाँ खड़े थे वहीं मूर्ति बने खड़े रहे। लड़के वालों ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और जीजा जी से तो उन लोगों की हाथापाई भी हो गई। किसी तरह लोगों ने बीच बचाव किया। करण के दोस्तों ने दिव्या पर ही इल्जाम लगा दिया कि भाग गई होगी अपने किसी प्रेमी के साथ, और ये लोग कोई झूठी कहानी बनाकर सुना रहे हैं हम लोगों को। प्रेमी के साथ भागने वाली बात जंगल में आग की तरह फैल गई। कई दिनों तक दिव्या के घर वाले दिव्या के भागने के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकले। उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था। घर से भागने के बाद दिव्या नजदीकी स्टेशन पहुंची और वहां से उसने ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में बैठने के बाद दिव्या पटना पहुंची, जहां उसका UPSC के एग्जाम का सेंटर पड़ा था। स्टेशन पर उतरने के बाद दिव्या को अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसे लगा कि उसने बहुत भारी गलती कर दी है। लेकिन अब घर वापस जाने में भी कोई फायदा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया होगा वहां। दिव्या सोचती रही। रात भर जगे रहने और टेंशन के चलते दिव्या की तबीयत भी खराब हो गई। वो किसी तरह एग्जाम देने पहुंची और पेपर दिया। दिव्या को लगा कि उसका पेपर अच्छा नहीं गया। वो एग्जाम देने के टाइम भी सोचती रही कि घर जाऊं कि नहीं जाऊं। एग्जाम देने के बाद वो घर नहीं गई, पटना में ही रह गई। कुछ दिनों में उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करना शुरू कर दिया और स्कूल के ही पास एक रूम लेकर रहने लगी। वो अपने घर से बहुत दूर निकल गई थी। कुछ महीनों के बाद UPSC प्री का रिजल्ट निकला, लेकिन उसमें दिव्या का नाम नहीं था। दिव्या पूरी रात फूट फूट कर रोती रही। उसे अपने किए पर पछतावा भी होने लगा था। अब उसे लगा कि उसे वापस घर चले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ के हालात के बारे में सोचकर वो डरे जा रही थी। दिव्या ने अपना नंबर भी बदल लिया था। उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए थे। रिजल्ट्स नहीं आने के बाद दिव्या ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अगले दिन अपनी माँ को फोन किया और रोने लगी। अपनी की हुई गलतियों की माफी मांगने लगी। दिव्या के रोने की आवाज सुनकर माँ भी रोती हुई दिव्या से पूछने लगी कि कहाँ हो, कैसी हो। दिव्या जब तक कुछ बताती, माँ के हाथ से पापा ने मोबाइल ले लिया और बोले, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। जिस दिन तुम हमारी फिक्र किए बिना यहाँ से भाग गई थी, उसी दिन से हमने तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। वैसे भी कुछ बनी तो नहीं तुम अभी तक, मर क्यों नहीं जाती हो कहीं जाकर। इतना सुनने के बाद दिव्या ने फोन काट दिया और जोर जोर से रोने लगी। दिव्या को भी लगा कि वो कुछ नहीं बन सकती तो उसे मर ही जाना चाहिए। घर से भागकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गाँव में अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। काफी देर यही सब सोचते सोचते वो कमरे से बाहर निकल पड़ी। सड़क पर आकर दिव्या ने नदी की तरफ जाने वाला रास्ता पकड़ा। पूरे रास्ते वो रोती रही और अपने जीवन के बारे में सोचती रही। नदी के पास पहुंचकर दिव्या पानी में पैर डालकर एक किनारे अकेले बैठ गई। उसने अगल बगल देखा, कोई नहीं था। थोड़ी दूर पर कुछ बच्चे खेल खेल रहे थे और नदी के बीच में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। दिव्या थोड़ी देर खेलते हुए बच्चों को देखने लगी। सारे बच्चे एक साथ ही खेल रहे थे, लेकिन एक छोटा सा लड़का अलग अकेले खेल रहा था। उसके पास एक गेंद थी जिसे वो थोड़ी दूर बालू में गड़े एक डंडे पर मार रहा था। वो लड़का गेंद फेंकता, लेकिन गेंद उस डंडे पर नहीं लगती थी। लड़का बार बार गेंद लाता, डंडे की तरफ फेंकता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। कुछ समय बाद वो थक कर वहीं बैठ गया और पास खेल रहे बच्चों को देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वो फिर से उठा और गेंद से डंडे पर निशाना लगाया। इस बार गेंद सीधे डंडे पर जाकर लगी और लड़का खुशी से नाचने लगा। दिव्या ये सब देख रही थी। लड़के को नाचते देख दिव्या ने ताली बजानी शुरू की। तभी वहां तन्मय पहुंचा। तन्मय दिव्या के साथ ही स्कूल में पढ़ाता था। दोनों हम उम्र थे तो अच्छी दोस्ती भी हो गई थी दोनों में।
दिव्या को यूं नदी के किनारे देखकर तन्मय थोड़ा चौंक गया था। हाय दिव्या, आज यहाँ कैसे? कभी बताया नहीं कि आप भी नदी किनारे आती हैं। तन्मय बोलते हुए दिव्या के पास ही बैठ गया। तन्मय को यहाँ देख दिव्या हड़बड़ा गई थी। वो अपने आंसू पोंछने लगी और चेहरे को साफ करने लगी। तन्मय ने भी दिव्या के चेहरे की तरफ देखा और बोला कि क्या हुआ, रो क्यों रही हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे ही आंख में कुछ चला गया था, दिव्या बोली। अच्छा, मतलब हमसे झूठ बोलेंगे आप? बताइए, कुछ हुआ है क्या? तन्मय बोला तो कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा, दिव्या बोली। अच्छा, ताली क्यों बजा रही थी अभी आप बच्चों की तरफ देखकर? तन्मय ने सवाल किया। वो जो अकेला बच्चा है ना, वो गेंद को बार बार उस डंडे पर मार रहा था, लेकिन लग नहीं रही थी। फिर लास्ट में लग गई तो वो खुशी से नाचने लगा और पता नहीं क्यों मैं ताली बजाने लगी। इतना बोलने के बाद दिव्या को कुछ एहसास हुआ। फिर वो सोचने लगी कि मेरा भी तो ये पहला ही अटेम्प्ट था और मैं हार मान गई। इस बच्चे की तरह मैं भी अगली बार मेहनत करके सफलता पा सकती हूँ। क्या हुआ, क्या सोचने लगी आप? तन्मय ने दिव्या के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए बोला। दिव्या भी चौंक कर बोली कि कुछ नहीं। देखिए, कुछ तो बात ज़रूर है जो आप बता नहीं रही हैं, बता दीजिए, दिल खाली हो जाएगा आपका, तभी तो इसमें कोई आएगा, तन्मय ने हंसते हुए बोला। दिव्या कुछ बोलती इससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। दिव्या ने देखा तो उसकी दीदी रश्मि का फ़ोन था। फ़ोन उठाकर दिव्या कुछ दूर चली गई और बातें करने लगी। कैसी हो दिव्या, और कहाँ हो तुम? यहाँ से जाने के बाद हमने तुम्हें कितना खोजा, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। छोटी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठाता है क्या? तुम ही बताओ दिव्या, रश्मि ने बोला। दीदी, मैंने तुम्हें कितना समझाया था उस वक्त, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं थी। तुम लोगों को सिर्फ अपने मन की ही करनी थी। कुछ महीनों का ही तो समय मांगा था मैंने तुम लोगों से, बस। दिव्या इतना बोलकर फिर से रोने लगी। देखो दिव्या, तुम रो मत। अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और घर चली आओ। घर आ जाओगी तो पापा भी कुछ दिनों में मान जाएंगे। जब से तुमने माँ से बात की है वो रोई जा रही है। आ जाओ ना वापस घर, रश्मि बोली। अब मैं नहीं आ सकती। अब जब तक कुछ बन नहीं जाऊंगी मैं वापस नहीं आऊंगी। माँ को बोल दीजिएगा कि मैं ठीक हूँ और मेरी चिंता ना करें, कहकर दिव्या ने फ़ोन काट दिया। किसका फ़ोन था और रो क्यों रही हैं आप? तन्मय ने उसके पास जाकर पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दिव्या बोली। नहीं, कुछ तो बात है, आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आज के बाद से हमारी दोस्ती ख़त्म ही समझिए आप, तन्मय बोला। ऐसा मत बोलिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी पिछली बातें किसी को पता चले। बहुत बुरे दौर से गुजरी हूँ मैं पिछले कुछ महीनों से, दिव्या बोली। आप बताइए तो हमको, हम एकदम सीक्रेट ही रखेंगे इस बात को, तन्मय बोला। अच्छा चलिए, रास्ते में बताती हूँ। शाम हो गई है, कहकर दिव्या तन्मय के संग आगे बढ़ी और पिछली बातें तन्मय को बताने लगी। दिव्या की कहानी सुन तन्मय भी थोड़ा परेशान हो गया। फिर दोनों अपने रूम पर चले गए। रात में तन्मय ने दिव्या के व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजा और नीचे लिखा कि लग जाइए अब तैयारी में, बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, अब की बार सबको दिखा देना है। थोड़ी देर के बाद दिव्या ने व्हाट्सएप खोला तो देखा कि तन्मय का मैसेज था। दिव्या ने मैसेज देखा और तन्मय को रिप्लाई किया कि कोशिश करते हैं, बाकी क्या होता है देखते हैं, मिलकर तैयारी करेंगे ना इस बार दोनों, सब आसान हो जाएगा। तन्मय का रिप्लाई आया, ये आखिरी कोशिश करके देखते हैं हम, दिव्या ने रिप्लाई दिया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जानती हैं ना आप। फिर अगले दिन दोनों स्कूल में मिले और लंच ब्रेक में एक चार्ट बनाया कि कब और कैसे पढ़ना है, और उसी शाम से दोनों पढ़ाई में जुट गए। कुछ ही महीनों का समय था उनके पास तैयारी करने के लिए। 2 साल बाद दिव्या के पिताजी हर रोज सुबह सुबह अखबार पढ़ते थे। 2 पेज पढ़ने के बाद उन्होंने तीसरा पेज निकाला, तभी उनकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। ये तो दिव्या की फ़ोटो है, और उसकी फ़ोटो अखबार में कैसे छपी? दिव्या के पिताजी मन ही मन सोचने लगे। उन्होंने पूरी खबर पढ़ी तो पता चला दिव्या बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर गई है। वो तुरंत दिव्या की माँ को ये खबर सुनाते हैं। माँ मन ही मन दिव्या को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। फिर वो अंदर जाकर फ़ोन देखती है कि कहीं दिव्या का कोई फ़ोन तो नहीं आया है ना। दिव्या की माँ बीते हुए सालों में कई बार दिव्या को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन दिव्या के पिताजी के चलते नहीं कर पाती थी। इन बीते 2 सालों में दिव्या और तन्मय दोनों ने पूरा जी जान लगा दिया परीक्षा की तैयारी में, और इसी मेहनत की बदौलत आज दोनों अपने पहले ही अटेम्प्ट में बिहार पीसीएस की परीक्षा पास कर गए।
5 दिन पहले जब परिणाम निकला और दिव्या ने अपना नाम उसमें देखा तो वो पागलों की तरह उछलने कूदने लगी और फिर अचानक से शांत होकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद ही तन्मय का फ़ोन आया और तन्मय ने उसे नदी किनारे बुलाया ताकि उसे समझा सके। नदी किनारे पहुंचने के बाद दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। फिर तन्मय दिव्या को समझाने लगा, देखो दिव्या, पिछले 2 सालों से तुमने अपने घर वालों से बात नहीं की। एक बार बात करके तो देखो, क्या पता ये खबर सुनकर उनका गुस्सा शांत हो गया हो। आखिर हैं तो वो तुम्हारे माता पिता ही ना, आखिर कब तक गुस्सा रहेंगे। उस समय की हुई गलती को अब वो माफ़ कर देंगे। तुम एक बार बात करके तो देखो। दिव्या ने कुछ सोचा और अपना फ़ोन निकाला और माँ के पास फ़ोन लगाने लगी। काफ़ी प्रयास के बाद भी फ़ोन नहीं लगा। हर बार नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। और 1-2 बार कोशिश करके तो देखो, तन्मय बोला। नहीं, मुझे पता है एक फ़ोन नहीं लगने वाला, दिव्या बोली। वो अभी भी परेशान ही थी। तुम अपने घर क्यों नहीं जाकर देखती, क्या पता सामने से देखने के बाद उनका दिल पसीज जाए और वो तुमको माफ़ कर दे, तन्मय बोला। कोशिश करती हूँ मैं, दिव्या बोली। अगले दिन दिव्या अपने घर के बाहर थी। दरवाज़ा खुला था। गांव के घरों में दरवाजे अक्सर खुले ही मिलते हैं क्योंकि यहाँ लोग साफ दिल से आते हैं, आकर आवाज़ देते हैं और फिर ढेर सारी बातें होती हैं। वहीं शहरों में घंटी बजाने के बाद दरवाजे पर खड़े रहो, कई बार लोग अंदर आने के लिए भी नहीं पूछते हैं। कदमों की आहट सुनकर अंदर से माँ की आवाज़ आती है, कौन? दिव्या घबरा जाती है और उसकी आवाज़ अंदर ही रह जाती है। तब तक अंदर से माँ बाहर आ जाती है और दिव्या को देखती है। वो तुरंत दिव्या को गले से लगाकर रोने लगती है। माँ को पकड़ दिव्या भी रोने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों वहीं कुर्सी पर बैठ जाते हैं और माँ उससे कई सारे सवाल एक साथ ही पूछ बैठती है। कहाँ थी इतने सालों से, कहाँ रहती थी, क्या करती थी, और भी कई सारे सवाल जो माँ ने एक ही बार में दिव्या से पूछ डाले थे। दिव्या धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब माँ को देने लगी। तभी दिव्या के पिताजी बाहर से आते हैं। उन्हें देख दिव्या सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। माँ खड़ी होकर बोलती है, देखिए जी, दिव्या आ गई अपने घर वापस। अब आप इसको कुछ मत बोलिएगा, नहीं तो ये कहीं फिर से ना चली जाए। दिव्या के पिताजी थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर रोते हुए हाथ जोड़कर दिव्या से माफ़ी मांगने लगते हैं। बेटी, माफ़ कर दो मुझे, मैं समझ नहीं सका था। उस समय बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। माफ़ कर दे बेटी हमें। पापा, ऐसा मत बोलिए, गलती मेरी भी थी। मुझे ऐसे भाग के नहीं जाना चाहिए था। मैं आप लोगों को अच्छे से समझा भी नहीं पाई थी उस समय, दिव्या रोते हुए बोली। रश्मि और उसके पति भी तब तक घर आ गए थे। दिव्या ने घर आने से पहले रश्मि से बात की थी और उसे बताया था कि मैं घर वापस आ रही हूँ। सभी लोग मान गए थे और दिव्या के घर वापस आने से खुश भी थे। सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी कि दिव्या का बिहार PCS में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद दिव्या के पिताजी घर के बाहर यूं ही घूमने निकल गए। आज तक जो लोग दिव्या पर लड़के के साथ भागने का इल्जाम लगाकर दिव्या के पिताजी को खरी खोटी सुनाते थे, आज अखबार में खबर पढ़ने के बाद वही लोग दिव्या के पिताजी को बधाई दे रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। किसी के बारे में एक अच्छी खबर उसका बीता हुआ कल भुला देती है। शायद घर में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे दिव्या के PCS बन जाने पर। जो लोग कभी दिव्या को बेटी के नाम पर कलंक बोल रहे थे, आज वही लोग दिव्या को बधाई देने के लिए आ रहे थे। दिव्या ने पुरानी बातों को भुला दिया था। अब वो अपने वर्तमान में जीना चाहती थी, अतीत में नहीं। दिव्या के पिताजी मन ही मन में सोच रहे थे कि मैंने अपनी बेटी के साथ कितना गलत किया, उसे आगे न पढ़ाकर। कहीं ना कहीं अपनी बेटी के घर से भागने की वजह मैं ही था। मेरी बेटी कुछ गलत तो नहीं करना चाहती थी, वो पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी शादी तय करके उसके सारे सपने चूर चूर कर दिए, जिसके कारण उसे घर से भागना पड़ा। दिव्या अपनी शादी से भाग गई थी अपने सपने पूरे करने के लिए। आज मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। उसका फैसला बिल्कुल सही था। अगर वो अपनी शादी से भागकर नहीं गई होती तो आज वो अपनी ससुराल में चूल्हा चौका बर्तन कर रही होती, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने तो पहले ही साफ साफ मना कर दिया था कि दिव्या अब आगे पढ़ाई नहीं करेगी, वो अपने घर को संभालेगी। अगर उसकी ससुराल वालों ने उसका साथ दिया होता, उसे पढ़ने के लिए मना नहीं करते, तो भी शायद वो शादी छोड़कर नहीं भागती।
कभी कभी हम अपने बच्चों में गलतियां निकालते रहते हैं, लेकिन हम अपनी कमियों को नहीं देख पाते। मुझे तो मेरी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए अब आपसे अनुरोध है कि आप कभी ये गलती मत करना जो मैंने की है। अगर आपकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है तो आप हमेशा उसका सपोर्ट करें, चाहे हालात कैसे भी हो जाएं। हमेशा अपनी बेटी का साथ दें, उसे कभी भी अकेला मत छोड़िए। आखिर हमारे बच्चे हमसे उम्मीद नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे। अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें डांट फटकार भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अगर कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं तो उनका साथ देना भी बहुत ज़रूरी है। यही सब सोचते सोचते दिव्या के पापा की आंखों में आंसू आ गए और दिव्या गेट पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। वो कमरे के अंदर आई और उसने अपने पापा की आंखों के आंसू पोंछे। पापा, अब आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आपको खुश होना चाहिए। आपकी बेटी पीसीएस ऑफिसर बन गई है, इस बात की खुशी आपको होनी चाहिए। बेटा, मैं आज खुश तो बहुत हूँ, लेकिन मैंने जो तुम्हारे साथ किया था वो गलत था। 5 दिन के बाद दिव्या को ट्रेनिंग के लिए जाना था। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि तीसरे दिन उसकी ससुराल वाले दिव्या का हाथ अपने बेटे के लिए फिर से मांगने लगे और कहने लगे कि हमारा बेटा आपकी बेटी के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो दिव्या को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए उसने अभी तक शादी नहीं की है और अब दिव्या नौकरी भी करेगी। इस बात से भी हमारे परिवार को कोई ऐतराज नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चों की शादी कर दी जाए। हमें अतीत को भुला देना चाहिए। दिव्या के ससुराल वालों की मीठी मीठी बातें सुनकर सभी लोग सुन्न हो गए थे, क्योंकि ये वही लोग थे जब दिव्या घर छोड़कर गई थी तो उसे कलंकिनी और भी न जाने क्या क्या कहा था। और जब आज दिव्या पीसीएस ऑफिसर बन गई है तो उनके मुंह से दिव्या के लिए शहद ही टपक रहा है। तभी दिव्या के पापा बोले, भाई साहब, हमें माफ़ कर दीजिएगा, मेरी बेटी अब अपने फैसले खुद ले सकती है। एक बार जो मैंने गलती की है मैं वही गलती दोहराना नहीं चाहता। शादी करना या ना करना ये फैसला मेरी बेटी का है और वही करेगी। दिव्या के पापा ने दिव्या से पूछा, बेटा तुम क्या चाहती हो? दिव्या ने कहा, पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसके बाद ही शादी करूंगी। दिव्या के पापा ने उन लोगों को मना कर दिया और वो लोग वहां से चले गए। दिव्या को आज अपने परिवार का प्यार मिल गया था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और फिर उसका सपना भी पूरा हो गया था। कुछ समय के बाद दिव्या की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और अब वो ड्यूटी करने लगी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन तन्मय दिव्या के घर पर आ गया और उसने दिव्या का हाथ अपने लिए मांगा। दिव्या के पापा ने जब दिव्या से पूछा तो दिव्या ने भी इस शादी के लिए हाँ कर दिया। दिव्या ने तन्मय के बारे में अपने पापा को सब कुछ बता रखा था कि उसने दिव्या का हर जगह कितना साथ दिया। इसीलिए दिव्या के पापा को भी तन्मय बहुत ही पसंद था। तन्मय के परिवार में कोई नहीं था, क्योंकि उसने एक हादसे में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। इसीलिए आज पूरा गांव तन्मय की तरफ से था। तन्मय और दिव्या की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। दिव्या का फैसला सही था या गलत ये तो नहीं पता, लेकिन आज उसने अपना सपना भी पूरा कर लिया था और उसे एक बहुत अच्छा जीवन साथी भी मिल गया था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? क्या हमें लड़कियों को आगे बढ़ने में सपोर्ट करना चाहिए या उन्हें ज़बरदस्ती घर गृहस्थी के चूल्हे में झोंक देना चाहिए? आप अपनी राय कहानियाँ 0.9 पर ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।